Okay, so now let us talk about the second type of force, which is electromagnetic forces. ठीक, so we are talking about electromagnetic forces. ठीक, so like gravitational force was acting because of the virtue of masses of the body. Similarly, these forces act due to the virtue of charges present in the bodies. ठीक, so every body has proton and electron. Proton means positive charges and electron means negative charges. It is not necessary that the body should have net positive or net negative charge to एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. अगर बॉडी हर बॉडी के पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसी वजह से हर बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को फील करती है. ठीक, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर भी बहुत सारे सब टाइप्स हैं फोर्सेस के. तो धीरे धीरे हम उन फोर्सेस की बात करते हैं तो आपको थोड़ी और क्लैरिटी होगी. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट टाइप जो इसमें आएगा. ठीक, द फर्स्ट टाइप विच वी विल टॉक अबाउट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. ठीक, सो let's say that this is a table and a block is kept on this table. A block of mass m is kept on this table. So this block will experience a downward force which will be because of the gravitational force of the earth, and this will be equal to mg. As this block is not moving, so the net force on the block should be 0. But we have only drawn one force. हमने सिर्फ एक ही फोर्स बनाई है which is the gravitational force of the earth. तो ये ब्लॉक मूव क्यों नहीं कर रहा? ये ब्लॉक इसलिए नहीं मूव कर रहा क्योंकि ये जो टेबल है, ये टेबल ये इस ब्लॉक पे एक ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगी. ठीक, अब क्योंकि ये ब्लॉक कहीं मूव नहीं कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे n की वैल्यू किसके बराबर हो गई? mg के बराबर हो गई. ठीक, इसी तरीके से अगर हम देखें कि मान लेते हैं एक ये लिफ्ट है, लिफ्ट में यहाँ ब्लॉक रखा हुआ है और लिफ्ट जो है a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है. तो पूछा आपसे क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन. तो यहाँ आपको नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू पूछ दी. ठीक, तो हम क्या देखेंगे कि इस पे एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा विच इज़ बिकॉज ऑफ द अर्थ मास इनटू ग्रेविटी इफ़ मास ऑफ द ब्लॉक इज m, और एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा जो लिफ्ट की फ्लोर इस ब्लॉक पे लगा रही होगी जो कि नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा. ठीक, अब हम कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है n, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, और नेट हमको क्या दिखेगा? अगर हम ग्राउंड पे बैठ के देखें तो हमको दिखेगा कि ये ब्लॉक लिफ्ट के साथ ऊपर जा रहा है, यानी कि a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है. तो नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में किसके बराबर होना चाहिए? बॉडी के मास के इनटू बॉडी के नेट एक्सेलरेशन की. तो यहाँ से नॉर्मल फोर्स कितनी आ जाएगी? ma प्लस एम जी, यानी कि m बार हो गया a प्लस जी के. ठीक, अब इस नॉर्मल फोर्स के बारे में हम कुछ इम्पॉर्टेंट बात लिख लेते हैं. तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, इट ऑलवेज acts in the direction perpendicular to the surface. ये हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस
ठीक, ये हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती है जी। या जैसे कि मान लीजिए ये एक इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, मुझसे कह दिया कि नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन बना के दिखाओ, तो इस पे mg तो ये सीधे नीचे की तरफ लगेगा ब्लॉक पे, पर नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा वो इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ओके, ये बात समझ में आती है? ठीक है, अगर एक टेबल है, टेबल पे ब्लॉक ऐसे सीधा रखा हुआ है, तो टेबल पे जो नॉर्मल ब्लॉक पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो सीधे कॉन्टैक्ट सरफेस जो कि ऐसे सीधा है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी ये आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं। हमने नॉर्मल रिएक्शन की बात कर ली, अगली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं। ये है हमारी टेंशन। ठीक, टेंशन देखिए, अगर ये एक सीलिंग है और यहाँ पे एक रोप बांध लगा दी और उस पर एक m मास के ब्लॉक को हमने लटका दिया, ठीक है, तो हम देख सकते हैं अगर मैं ब्लॉक पे लगने वाली फोर्सेस की बात करूं तो इस ब्लॉक पे एक फोर्स नीचे की तरफ आ रहा होगा विच विल बी इक्वल टू m इंटू जी। ठीक, पर अब ये ब्लॉक नीचे मूव तो कर नहीं रहा है, इसका एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है, यानी इस पर सारी फोर्सेस नहीं बनी, एक और फोर्स होनी चाहिए जो कि इस mg को बैलेंस करेगी। तो वो कौन सी फोर्स होगी? वो फोर्स होगी ये जो रोप जिस फोर्स से इस ब्लॉक को खींच रहा होगा, और इस फोर्स को ही हम टेंशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब इस पे देखें तो एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही है विच इज़ mg, और ऊपर की तरफ फोर्स कितनी लग रही है? t। अब क्योंकि इसके पास नेट एक्सेलरेशन तो है नहीं, यानी कि नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स बराबर होंगे, तो t की वैल्यू किसके बराबर आ गई? mg के बराबर आ गई। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें जो हमको बहुत ध्यान रखनी है वो ये है कि डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज ऑलवेज शोन बाय कन्वर्जेंट एरोस। ठीक, इसको समझते हैं हम। देखिए, मान लीजिए अगर ये रोप है सीलिंग से लगी हुई, ठीक है, तो इस पे हमेशा जब हम टेंशन दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे कन्वर्जेंट एरोस बना के, ये होगी टी, ऐसे हम टी को रिप्रेजेंट करेंगे। कभी भी हम टी को ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, ये होते हैं मेरे डाइवर्जेंट एरो। या फिर हम टी को कभी भी ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर टी को हम कभी भी ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, ये सब गलत है। ठीक, टेंशन हमेशा ऐसे दिखाई जाएगी। ठीक है, अब कोई पूछे कि बताओ नीचे वाले ब्लॉक पे टेंशन किस तरफ लग रही है, तो हम नीचे वाले ब्लॉक के पास में जो टेंशन का एरो है उसको देखेंगे। तो इसके पास कौन सा एरो? ये वाला। तो इस पे टेंशन किधर लग रही है? ऊपर की तरफ। और कोई पूछे बताओ सीलिंग पे टेंशन किधर की तरफ लग रही है, तो हम देखेंगे सीलिंग के पास वाला टेंशन का एरो कौन सा है, तो ये है नीचे की तरफ, यानी सीलिंग पे टेंशन किधर लग रही है? नीचे की तरफ। तो ये बात हमको याद रखनी है कि टेंशन हमेशा कन्वर्जेंट एरो से दिखाई जाती है। ठीक, इसमें और बात करते हैं, अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसी में। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल फॉर मोर क्लियरिटी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हमने तो बात कर ली, देखिए इसमें ये m ब्लॉक है, सीलिंग से लटका हुआ है। ठीक है, तो टेंशन कैसे बन गई? ऐसे। अब देखिए, मान लीजिए ये फ्लोर है मेरा। ठीक, ये फ्लोर है, इस पे मैंने रस्सी बांधी और इस पे एक ब्लॉक लगा दिया m मास का। ठीक है, तो पूछा कि इस केस में बताइए टेंशन कितना होगा। ठीक, तो अब इस केस में आपको ऐसे नहीं बना देना है इसका डायरेक्शन। ठीक है, कि आपने ऐसे बना दिया, इसको टी मान लिया, अब बोला इस पे एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा mg। ठीक, तो mg प्लस टी इज इक्वल टू जो भी आप लिखेंगे ma। ठीक है, ठीक है, देखिए अगर आप ऐसे आप समझ सकते हैं कि अगर मैंने फ्लोर पे रस्सी को बांध दिया और ऊपर एक ब्लॉक रख दिया, तो ये रस्सी क्या होगी? ये स्लैग कर जाएगी, ये रस्सी नीचे आ जाएगी, इस पर कोई टेंशन नहीं आएगा। तो इस केस में टेंशन ज़ीरो हो जाएगा। भाई आप इस सीलिंग से रस्सी बांध करके इस ब्लॉक को रोक ही नहीं सकते हो, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। आप खुद सोच के देखो
कि ऐसा हो सकता है क्या कि ये फ्लोर है, फ्लोर पे आपने ऐसे ऊपर की तरफ रस्सी लगा दी और ऊपर एक ब्लॉक को रख दिया, आप जैसे ही इसको छोड़ोगे ये ब्लॉक सीधा नीचे आ जाएगा, तो रोप क्या हो जाएगी, रोप विल स्लैक, रोप स्लैक कर जाएगी आपकी, रुकेगी ही नहीं। ठीक, तो एक दूसरा पॉइंट भी हम ध्यान दे सकते हैं, टेंशन विल ओनली कम when the string or rope is not slacked। ठीक, अगर एक बार स्लैक कर गई तो फिर उसमें कोई खिंचाव ही नहीं आएगा, उसमें कुछ खिंचाव होना चाहिए ना, तभी तो उसमें टेंशन आएगा। ठीक, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, थर्ड की बात करते हैं। थर्ड टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में हम बोल सकते हैं स्प्रिंग फोर्स। ठीक, तो स्प्रिंग फोर्स को समझ लेते हैं। स्प्रिंग का मतलब तो हम जानते ही हैं। ठीक है, तो देखिए ये सीलिंग है, सीलिंग से मैंने एक स्प्रिंग लगा दी। ठीक, और इस पे एक ब्लॉक लगा दिया मैंने। ठीक, ब्लॉक का मास m है। ठीक है, तो अब हमें स्प्रिंग फोर्स लिखना है। तो देखिए जैसे ही आप इसको छोड़ोगे, जैसे ही आप इस ब्लॉक को छोड़ोगे तो इस पे एक फोर्स आएगा नीचे की तरफ mg के बराबर। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो स्प्रिंग है ये थोड़ी सी अपनी नेचुरल लेंथ से थोड़ी सी और नीचे चली जाएगी। ये मान लेते हैं इसकी नेचुरल लेंथ है, तो आप समझ रहे हैं स्प्रिंग से अगर किसी भी ब्लॉक को आप लटकाओगे तो स्प्रिंग में एक खिंचाव आ जाएगा। इस खिंचाव को हम अगर x बोल दें तो स्प्रिंग फोर्स जो आती है ये हुक्स लॉ के थ्रू आती है। स्प्रिंग फोर्स बराबर होती है -k × x के। ठीक, अब आप ध्यान से देखो कि इसमें जो x आया है नेचुरल लेंथ से वो मेरा नीचे की तरफ है। ठीक है, और स्प्रिंग फोर्स ब्लॉक पे किधर लग रही होगी, आप समझ सकते हो, स्प्रिंग ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींच रही होगी। तो ये माइनस क्या, ये जो माइनस साइन है जो F = -kx में ये जो माइनस साइन है ये मेरे को क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स। ठीक, तो ये मेरे को क्या बताता है, स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन, यानी कि अगर x आपका नेगेटिव डायरेक्शन में तो स्प्रिंग फोर्स आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा। ठीक, उसी तरीके से मान लो ये मेरी ग्राउंड है या फिर फ्लोर है। ठीक, इस फ्लोर पे एक स्प्रिंग लगाई मैंने। ठीक है, और ऊपर एक m मास को मैंने रख दिया। अब जैसे ही आप इसको रिलीज़ करोगे क्या होगा, स्प्रिंग थोड़ी सी दब जाएगी। आप समझ सकते हो स्प्रिंग क्या होगी, स्प्रिंग थोड़ी सी दब जाएगी। तो ये जो आया है ये मेरा कंप्रेशन है, इससे स्प्रिंग मेरी क्या हुई, दब गई। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स आएगा वो फिर मैं अगर हुक्स लॉ से लिखूँ तो स्प्रिंग फोर्स Fs विल बी इक्वल टू -k × x, वेयर x, इस केस में x क्या था, इलोंगेशन, और इस केस में x क्या है मेरा, कंप्रेशन। अगेन आप देख सकते हो, आप एक बार फिर से देख सकते हो कि यहाँ पे x मेरा किधर है, नीचे की तरफ, नेचुरल लेंथ से x किधर है, नीचे की तरफ, और स्प्रिंग क्या करेगी, फोर्स ऊपर की तरफ लग रही होगी। स्प्रिंग क्या करेगी, धक्का दे रही होगी, क्योंकि वो दबी हुई है तो वो क्या करेगी, धक्का देगी। तो यहाँ फिर जो माइनस है वो क्या दिखा रहा है, फोर्स का साइन दिखा रहा है। ठीक, तो स्प्रिंग फोर्स मेरा क्या आ गया, Fs = -kx, और ये कौन सा लॉ है, इसको हम हुक्स लॉ के नाम से जानते हैं। हुक्स करके एक साइंटिस्ट थे, हुक करके, रॉबर्ट हुक, उन्होंने ये स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला हमें दिया था। ठीक, ये बात समझ में आती है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, ठीक है, वो बात करेंगे, एक हम बात कर लेते हैं टेंशन / नॉर्मल फोर्स इन द रॉड। रॉड में हम टेंशन या नॉर्मल फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए
टेंशन जो कैलकुलेट होता है रॉड में, टेंशन इज कैलकुलेटेड इन रॉड इन द सेम वे एज इन द रोप। ठीक, जैसे रोप में कैलकुलेट होता है वैसे ही कैलकुलेट होता है, लेकिन इसमें एक नॉर्मल फोर्स भी आ सकती है आपकी रॉड में। देखें कैसे, देखिए मान लीजिए ये हमने रॉड लगा दी और इसमें m मास को मैंने लटका दिया। ठीक, तो आप देख सकते हो इस m मास पे एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा mg। अब ये रुका हुआ क्यों है? क्योंकि ये रॉड इस पे एक टेंशन लगा रही होगी, और टेंशन के एरो कैसे होते हैं? कन्वर्जेंट। तो यहाँ से t की वैल्यू किसके बराबर होगी? mg के बराबर होगी। ये क्या है? सीलिंग है। ठीक, अब इसी में देखो, अगर ये एक फ्लोर है, फ्लोर पे तुमने रॉड लगा दी और रॉड के ऊपर एक मास तुमने लगाया हुआ है। ठीक है, तो अब रॉड तो स्लैग करेगी नहीं, रॉड का स्लैग करने का मतलब है कि रॉड टूट जाएगी। तो अब कोई पूछे बताओ रॉड में कितना टेंशन या कितना नॉर्मल रिएक्शन आया, वो पूछ दे कोई तुमसे, तो कैसे करोगे? तो आप क्या बोलोगे कि भाई एक नीचे की तरफ ब्लॉक पे फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगी रहा होगा mg के बराबर। ठीक है, अब ये रुका हुआ क्यों है? क्योंकि रॉड यहाँ से, ये वाला रॉड का सरफेस एक ब्लॉक पे ऊपर की तरफ नॉर्मल लगा रहा होगा, इसी वजह से रुका हुआ। अब क्योंकि ये कहीं नहीं जा रहा है, यानी कि ऊपर का फोर्स विच इज़ नॉर्मल शुड बी इक्वल टू ब्लॉक पे लगने वाला नीचे का फोर्स विच इज़ इक्वल टू mg। ठीक, तो हम रॉड पे, तो इस केस में क्या बोल सकते हैं? इस केस में रॉड में क्या है? इस केस में रॉड धक्का दे रही है, तो इसमें हम मोर अप्रोप्रिएट टर्म टू कॉल इज नॉर्मल फोर्स। और इस केस में हम क्या, खिंचाव है रॉड में, तो क्या हम बोल सकते हैं? टेंशन। ठीक है, तो ये टेंशन पढ़ा हमने, टेंशन इन द रॉड। ये पढ़ी स्प्रिंग फोर्स। ये हम पढ़ रहे थे टेंशन, टेंशन इन रोप और स्ट्रिंग में भी टेंशन लिखना हम सीख गए। एक बात बस ध्यान रखना कि इसमें क्या होता है, ये कन्वर्जेंट एरो होता है। ठीक है, और एक ही हमने बहुत नॉर्मल सा पढ़ लिया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स में कौन सी बात ध्यान रखनी है कि इट ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। ये कॉन्टैक्ट सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती है। ठीक, ये बात हम समझ गए। तो ये सारी कौन सी फोर्सेज हैं? और भी बहुत सारी फोर्सेज आएंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में, जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गई, या कोई भी बहुत सारी फोर्सेज आएंगी, वो भी हो गई। एक और आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जानते ही हो, कौन सी? कूलम फोर्स। कूलम फोर्स को तो आप जानते ही हो, ये भी एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, कूलम फोर्स। ठीक है, कूलम फोर्स की अगर हम बात करें तो अगर दो चार्जेस हैं, लेट से ये प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू या फिर माइनस क्यू, तो कूलम फोर्स क्या होती है? कूलम फोर्स विल बी इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये इस बारे, अब इस फोर्स को हम बहुत डिटेल में क्लास 12th में देखेंगे, ये अभी क्लास 11th में बहुत ज़्यादा हमारे कोर्स में नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम फ्रिक्शनल फोर्स को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।